मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लाइट, मेकिंग योर स्टडी लाइटर एंड ईजियर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 4th का 4th चैप्टर एसएसटी का, आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। On 15th August 1947, India became a free country. Every independent country has a constitution. The constitution is a set of rules according to which a country is governed. तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया और जितनी भी आज़ाद कंट्रीज़ होती हैं उन सभी का अपना एक संविधान होता है। और संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स होता है, एक की कानूनों की एक किताब होती है जिसके अकॉर्डिंग की किसी भी देश की सरकार चलाई जाती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किनके द्वारा बनाया गया था? वो उन इंसानों के द्वारा बनाया गया था जिन्हें हमारे देश के लोगों ने, आम जनता ने इलेक्ट किया था। They formed a constituent assembly that prepared the constitution। और इन सभी इलेक्टेड पर्सन्स ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की थी और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही एक छोटी सी और कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स on 26 जनवरी 1950। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था लेकिन इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन को हम एक रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं कि इस दिन हमारा अपना संविधान लागू हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने अपने देश को गवर्न करना शुरू कर दिया। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। The introduction of our constitution is the preamble. It tells us about the main ideas and aims of our constitution। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात को मेंशन किया है। साथ ही साथ इसमें एक प्रीएम्बल भी है। प्रीएम्बल मीन्स जो शुरुआती कुछ पेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनमें लिखा गया है कि हमारे आगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है डिटेल में उनमें कौन कौन से आइडियाज़ और कौन कौन से एम्स हैं, तो इसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। Our constitution mentions clearly that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. To understand this, we must know the meaning of these important words. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जो हमारा देश है वो सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जो ये सभी वर्ड्स दिए गए हैं इनके मीनिंग हम डिटेल में एक बार देख लेते हैं, तभी हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आएगा। सबसे पहले सॉवरन। Sovereign means independent. India is not being ruled by the government of another country. The people of India elect their own government. This elected government makes laws to run the country. तो sovereign का मीनिंग होता है इंडिपेंडेंट, यानी कि आज़ाद। तो भारत वो एक आज़ाद देश है, हमारे ऊपर किसी भी दूसरे देश का कोई भी इंटरफेरेंस या शासन नहीं है किसी भी तरह से, और जो हमारे देश की जनता है वो अपनी सरकार को खुद चुनती है और वो चुनी हुई सरकार ही हमारे देश के लिए लॉ बनाती है, कानून बनाती है। यहाँ इसी पेज में साइड में दिया गया है कलर द नेशनल फ्लैग। तो आपको ये नेशनल फ्लैग पे कलर करना है और साथ ही प्रीएम्बल की एक छोटी सी कॉपी दी गई है, आप उसे भी देख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशलिस्ट। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज एडिड लेटर टू द प्रीएम्बल। इट मीन्स सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अमंगस्ट द पीपल। अब जो सोशलिस्ट वर्ड है ये हमारी प्रीएम्बल में बाद में जोड़ा गया, जिसका मतलब होता है कि सोशली और इकोनॉमिक रूप से जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं वो सभी समान हैं। थर्ड वर्ड हमारा आता है सेक्युलर। The word secular was also added later to the preamble. It means that people are free to preach, practice and propagate any religion of their choice. Secular का मीन्स है कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है। हमारे जितने भी नागरिक हैं उन सभी को ये पूरी तरह से आज़ादी है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और किसी भी धर्म के जो भी रीति रिवाज हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। India is a democratic country. The people of India elect their representatives. These representatives form the government. Every citizen of India who is 18 years of age or above has the right to vote. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है,
तो इसका मतलब होता है जितने भी भारत के नागरिक हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं और जो हमारी चुनी गई सरकार है वही हमारे देश का शासन चलाती है। और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं जो 18 साल से ऊपर की एज के हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। और साथ ही जो डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है वो है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता के लिए चुनी गई सरकार और जनता के लिए काम करने वाली सरकार। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है रिपब्लिक। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। देयर इज नो किंग और क्वीन इन अ रिपब्लिक। अ कंट्री विच इज रूल्ड बाय अ किंग और क्वीन इज कॉल्ड अ मोनार्की। तो इसमें एक और वर्ड है रिपब्लिक, जिसका मतलब है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होगा वो जनता के द्वारा चुना गया इंसान होगा। जैसे कि किसी भी देश में राजा या रानी होते हैं तो वो कंट्रीज रिपब्लिक नहीं होती, क्योंकि उन्हें हम मोनार्की कहते हैं, जहाँ पर कि राजा या रानी के द्वारा शासन चलाया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई राजा है ना कोई रानी। हमारा देश रिपब्लिक है, यानी हमारे द्वारा चुना गया इंसान ही हमारे ऊपर राज करेगा। अब MCQs देख लेते हैं हम इस चैप्टर के। द कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन A 25 जनवरी 1950, B 26 January 1950 or C 27 January 1950, and the correct option is B 26 January 1950. Second MCQ, every citizen of India who is dash years of age or above has the right to vote, and the options are A 16, B 17, C 18, and the correct option is C 18. ये हमने जितने भी वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल में लिखे थे वो हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कुछ फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन gives a set of fundamental rights to all its citizens। तो जो हमारा संविधान है वो हमें कुछ फंडामेंटल या बेसिक राइट्स देता है जो कि सभी नागरिकों को दिए गए हैं। These rights give us freedom to grow and express ourselves in a free environment. Even the government cannot take away our fundamental rights। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं उसके अनुसार हम पूरी तरह से फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जो भी हम चाहें एक फ्री एनवायरनमेंट में अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी सरकार है वो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म नहीं कर सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड आवर फंडामेंटल राइट्स बाय गिविंग अस प्रोटेक्टर्स, द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दीज कोर्ट्स एक्ट लाइक आवर गार्डियंस एंड प्रोटेक्ट आवर राइट्स। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाए रखने के लिए हमें कुछ सेफ गार्ड्स भी दिए हैं, वो हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे संविधान के द्वारा हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब जैसे हमारे संविधान ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इसी तरह उन्होंने हर नागरिक को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वी इंजॉय फंडामेंटल राइट्स, बट अलॉन्ग विद दीज राइट्स कम आर ड्यूटीज़। We have to keep in mind our fundamental duties and remember that rights and duties go hand in hand। अब जिस तरह से कि फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, हमारी आज़ादी को जीने का अधिकार हमें दिया गया है, उसी तरह से हमारे संविधान के द्वारा हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी गई हैं। तो जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों इकट्ठे चलते हैं। सम ऑफ द ड्यूटीज़ विच वी आर सपोज्ड टू डू एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर। एक भारतीय नागरिक होने के नाते जो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं हमारे संविधान के द्वारा वो हम देख लेते हैं। वी मस्ट फॉलो द आइडियाज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जितने भी आइडियाज़ हमारे संविधान में दिए गए हैं वो हमें फॉलो करने हैं, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। वी रिस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड द नेशनल फ्लैग। हमें अपने नेशनल एंथम की और अपने नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी चाहिए। वी मस्ट वर्क टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द नेशन। हमारे देश की एकता को बनाए रखने के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे देश की एकता को ठेस पहुँचे। वी मस्ट बी यूनाइटेड एज इंडियन। हम जितने भी, चाहे हम किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी जाति को फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम कोई भी भाषा बोलते हैं, लेकिन हम सभी एक इंडियन हैं और हमें इस चीज़ को फॉलो करना है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। हमें अपने इन्वायरमेंट की भी रक्षा करनी है, हमें इसे ख़राब नहीं करना। वी मस्ट लुक आफ्टर द पब्लिक प्रॉपर्टी। हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका भी ध्यान रखना है, जैसे रेलवेज़ है, पार्क हैं,
जितनी भी इस तरह की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमें उनका ध्यान रखना है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, क्योंकि ये सब हमारी सुविधाओं के लिए ही बनाई गई हैं। वी मस्ट अवॉइड रियॉट्स एंड वायलेंस, हमें कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, दंगे नहीं करने हैं जिससे कि हमारे देश की शांति और एकता किसी भी एंगल से भंग हो। वी मस्ट ट्रीट एवरीवन एज इक्वल, हमें सभी के साथ समानता का व्यवहार करना है, हमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना है। अब देखते हैं फिर से MCQs। इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू ट्रीट एवरीवन एज A इक्वल, B अनइक्वल और C inferior, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑफ कोर्स A इक्वल। अब फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये सरकार को दिए गए कुछ निर्देश हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो, दीज आर नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने भी सरकार को भी कुछ गाइडलाइंस दी है जिनके अकॉर्डिंग की हमारी सरकार को काम करना है, जिन्हें हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द गवर्नमेंट मस्ट टेक केयर एंड इंश्योर दैट, अब सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं कि सरकार को ध्यान रखना है किस चीज़ का। फर्स्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी गिवन प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, जितने भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उन सबको प्रॉपर लिविंग कंडीशंस देना, जीने की सुविधाएं देना, ये हमारी सरकार का काम है। देयर शुड बी नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर, गरीबों को किसी भी तरह से दबाना नहीं है, किसी भी तरह से उन्हें एक्सप्लॉयट नहीं करना है, इसका ध्यान रखना भी हमारी सरकार का काम है। द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन दे 14 साल तक के बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा, द गवर्नमेंट शुड अपलिफ्ट द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स। साथ ही साथ हमारी सरकार को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब या जितनी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके इंटरेस्ट का, यानी कि उनकी सुविधाओं का ध्यान रखे और साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करे। इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।